12वीं वाले मेरे बच्चों, डोरेमोन के पॉकेट से आज फिर मैं कुछ निकालने वाला हूं, और वो भी सिर्फ 12वीं वालों के लिए। देखना है क्या? तो ये देखो, ये लो, सत्ता के समकालीन केंद्र, इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट हिंट्स के साथ, और क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो शुरू करें, चलो आ जाओ। एक बात की गारंटी दे रहा हूं, अगर ये पढ़ लिया ना इस चैप्टर में आग लगा दोगे। तो शुरू करते हैं, पहला टॉपिक ये क्वेश्चन लेते हैं, यूरोपीय संघ का इतिहास। तो देखिए इसके जो की पॉइंट्स लिए मैंने, मार्शल योजना से शुरू होता है यूरोपीय संघ का इतिहास। मार्शल योजना ही अमेरिका ने चलाया था, जिसके तहत यूरोप को बहुत सारा धन दिया था, बहुत सारा पैसा दिया था, ताकि यूरोप की जो आर्थिक बदहाली थी वो ठीक हो सके। तो कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ की स्थापना इस मार्शल योजना से ही हुआ है, जैसे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948 में, यानी कि जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 1949 में यूरोपीय परिषद बना, और 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना, और फाइनली 1992 में मैस्ट्रिक्ट की संधि के द्वारा ये सारे जो अलग अलग नाम से आ रहे हैं, ये फाइनली यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ की क्या विशेषता है? तो यूरोपीय संघ की विशेषता एक समान विदेश नीति है इनका। जितने भी 27 देश हैं, इनकी विदेश नीति एक जैसा, उनमें से किसी एक देश पर हमला मानो 27 के 27 देशों पर हमला। दूसरा, सुरक्षा नीति भी एक जैसी है, और एक समान मुद्रा है। यूरो इन 27 के 27 देशों में चलता है। वीजा मुक्त आवागमन है, अगर एक देश से दूसरे देश आपको आना जाना है तो कोई वीजा चाहिए ही नहीं, बगैर वीजा के आप आ जा सकते हो। झंडा भी इनका एक जैसा ही है, ठीक है, 12 उसमें गोल गोल छल्ले से हैं, ठीक है, जो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका राष्ट्रगान भी एक है, स्थापना दिवस भी एक ही है, और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतना ही नहीं, इसकी जो करेंसी है, जो मुद्रा है यूरो, वो अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व के लिए भी खतरा बना हुआ है। फ्रांस जो है एक ऐसा देश है, यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, जो फ्रांस सुरक्षा परिषद का भी सदस्य है। पहले दो थे, ब्रिटेन भी था लेकिन ब्रिटेन निकल गया, तो अब केवल फ्रांस ही बचा है जो स्थायी सदन का, सुरक्षा परिषद के स्थायी परिषद का सदस्य है। दूसरी बात, यूरोपीय यूनियन के कुछ देश परमाणु संपन्न है। पहले दो थे लेकिन अब एक ही बच रहा है, फ्रांस, क्योंकि ब्रिटेन एग्जिट हो गया, तो ये परमाणु संपन्न भी है। तो इसलिए यूरोपीय संघ और ज्यादा शक्तिशाली और विशेष हो जाता है। दुनिया में कहीं पे भी किसी भी मुल्क में इनका वर्चस्व है, और किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखते हैं। अगला बात करेंगे यूरोपीय संघ की कमजोरियां। देखो दोस्त, ऐसा है जिसकी शक्ति है तो कुछ ना कुछ कमजोरियां भी है। कहते हैं ना, एवरी कोन हैज टू फेस, हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ यूरोपीय संघ की बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो ऐसा नहीं कमियां नहीं है, तो कमियां भी जान लो। हो सकता है एग्जामिनर आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन ही पलट दे। तो यूरोपीय संघ की कमजोरियां भी है। क्या कमजोरियां है? पहली बात, सदस्यों के बीच में ना एक जैसी सामंजस्यता नहीं है, मतैकता है। मतैकता मतलब मतों में विभिन्नता, सोच में अलगाव होना। जैसे इसका साफ साफ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इराक हमले पर। जब इराक पर अमेरिका हमला कर रहा था, तो बहुत सारे सदस्य अमेरिका के पक्ष में भी थे और बहुत सारे सदस्य अमेरिका के विपक्ष में भी थे। यानी कि यूरोपीय संघ के खुद अपने ही सदस्य दो पक्षों में बटे हुए दिख रहे थे। ये सबसे बड़ी कमी है। दूसरी बड़ी कमी, यूरो से नाराजगी बहुत सारे देश को, जो सदस्य देश हैं यूरोपियन यूनियन के, वो यूरो जो मुद्रा है उसे स्वीकार करने से सहमत नहीं है। डेनमार्क और स्वीडन का मैस्ट्रिक्ट संधि का विरोध कर दिया उन्होंने, कहा वो मैस्ट्रिक्ट संधि को हम मानते ही नहीं है। 1992 वाला जो संधि है जिसके तहत यूरोपीय यूनियन बना है, तो डेनमार्क और स्वीडन उसको मानने का विरोध कर रहे हैं। कई सदस्य, अच्छा बहुत सारे सदस्य यूरोपीय संघ के भी सदस्य और साथ ही साथ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के भी सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं जब अमेरिका कोई पहल करता है या कोई ऑपरेशन करने जाता है, तो यूरोपीय यूनियन के सदस्यों को ही लेता है, और कहीं ना कहीं कुछ सदस्य सहमत होते हैं जाने से, कुछ असहमत होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी यूरोपीय यूनियन के लिए विरोधाभास की स्थिति है। सबसे बड़ी जो करंट लगी और बिजली गिरी है यूरोपीय यूनियन को, वो है 2016 में, ब्रिटेन अलग हो गया। अच्छा, ब्रिटेन के अलग होने को ब्रेक्जिट कहते हैं। ब्रेक्जिट क्यों कहते हैं आप समझ लीजिए, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, तो यहां से लिया गया ब्री और एग्जिट, तो इसको कहते हैं ब्रेक्जिट, ठीक है। तो ब्रिटेन हो गया है एग्जिट, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रेक्जिट। एक जो सबसे शक्तिशाली सदस्य था इसका, वही जो है कि वहां पे एक पोलिंग के द्वारा वहां के लोगों के लिए एक पोलिंग हुआ, और उसके द्वारा ब्रिटेन को अलग होना पड़ा। आसियान की स्थापना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकॉक घोषणा पत्र 1967 के द्वारा हुआ है। शुरू में 5 सदस्य थे, इसके 5 मेंबर्स थे।
कौन कौन से मैंने शॉर्ट ट्रिक बना दिया, IMPST, आई एम पॉसिबल टू, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये जो है ये इसके स्टैब्लिशिंग मेंबर है, स्थापना करने वाले सदस्य हैं। उसके बाद में जो सदस्य जुड़े हैं वो ये देख लो, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। इनका जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलू पे एक दिशा में काम करना है, विकास के लिए काम करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों को मानना है और कहीं ना कहीं आपसी मतभेदों को मिला करके जो आसियान के देश है उनके लिए विकासात्मक कार्य लाना है। आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ क्या है, तो सुरक्षा समुदाय पहला स्तंभ है, दूसरा आर्थिक समुदाय और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो ये 3 स्तंभ पर आसियान टिका हुआ है। आसियान शैली, ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आसियान शैली या आसियान का तरीका जैसे कहते हैं, अनौपचारिक तरीके से, अनऑफिशियल तरीके से, टकराव रहित तरीके से, लड़ने बिना लड़े झगड़े हर चीज का समाधान निकालना और सहयोगात्मक मेल मिलाप, व्यापार करना, सहयोग करना, जहां कहीं पे भी समस्या है उसको ठीक करना, यही आसियान शैली है, यही आसियान का काम करने का तरीका। एक और पूछ लेते हैं, आसियान 2020 या आसियान विजन 2020, तो 2020 तो गुजरे 5 साल हो चुका, तो वो प्रासंगिक क्वेश्चन नहीं है। अब आते हैं आसियान की उपयोगिता और प्रासंगिकता। तो आसियान की उपयोगिता और प्रासंगिकता, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मेरे बच्चों, ठीक है। आर्थिक शक्ति, भैया पावरफुल, यूरोप देश के बाद आसियान ही बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है, बहुत ज्यादा। अब इंडिया, चाइना जैसे ये जो है अपने आप में सत्ता का जो समकालीन केंद्र है, ये जो अपने आप में एक संगठन है, तो ये इंडिया और चाइना जैसा बढ़ता हुआ एक संगठन है। निवेश की बात करें तो पूरी दुनिया से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, श्रम अच्छा खासा है, मुक्त बाजार, फ्री ट्रेड इन्होंने अपना रखा है। और तो और 1991 के बाद भारत जो कहता था पूर्व की ओर देखो, 2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, ईस्ट की ओर यानी कि पूर्व की ओर देखो ही नहीं, पूर्व की ओर चलो की नीति, पूर्व की ओर जाकर के कार्य करो की नीति, है ना। अच्छा, आसियान की एक और विशेषता है, कंबोडिया के तनाव को बड़े अच्छे से हैंडल किया है, पूर्वी तिमोर संकट को भी इन्होंने बड़े अच्छे से हल किया बिना किसी लड़ाई झगड़े के। वही आसियान शैली, टकराव रहित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस मामले को संभाला है। अब आते हैं भारत चीन संबंध। तो भारत चीन संबंध 2 हिस्सों में हमने बांट दिया है। पहला आप देखोगे वो वाला दौर है जहां पे भारत चीन के रिश्ते आपस में अमधुर हुए थे या खराब हुए थे। दूसरा जहां पे भारत चीन के रिश्ते आपस में मधुर हुए। तो सबसे पहले देखिए 1950 में तिब्बत में चीन ने अचानक से चौकियां बनानी शुरू कर दी, ठीक है। भारत को यह बात बुरी लगी कि अचानक से तिब्बत में चीन की चौकियां कहां से आ गई और क्यों बना रहा है चीन, जब चीन का यहाँ पे कोई कब्जा नहीं है। धीरे धीरे आगे चल करके इस बात का खुलासा हुआ और 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें भारत की हार हुई, भारत की पराजय हुई और भारत की का कहीं ना कहीं एक बहुत इमेज जो है वो खराब हुआ, है ना, और तिब्बत को भी चीन ने कब्जे में ले लिया। तो ये रीजन है भारत चीन के अमधुरता का। दूसरा जो भारत और चीन के संबंध में जहर घोलने वाला है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान अक्सर चीन के समर्थन में बोलता है और चीन उसको समर्थन देता भी है हर एक मामले में, चाहे परमाणु का विकास करना हो, परमाणु हथियारों का विकास करना हो या अन्य प्रकार के हथियारों का विकास करना हो, या चाहे तो आतंकवाद को पालना हो, हर मामले में चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फंडिंग करता है। भारत, अच्छा चीन का इतना ही रोल नहीं है, भारत के अन्य पड़ोसी देशों को भी चीन भड़काता रहता है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इनको भड़काता रहता है भारत के खिलाफ। भारत ने आतंकवाद पर प्रस्ताव पारित किया जिस पर चीन जानबूझकर वीटो कर दिया, है ना। भारत ने यूएनओ में पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादियों के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया जिसपे बाकी सारे देश सहमत थे सिवाय चीन को। तो चीन को तो बस पाकिस्तान को बचाना है ना, चीन को बस पाकिस्तान का समर्थन करना है, तो यही रीजन है। तो इस वजह से भारत और चीन के बीच में रिश्तों में खटास है। चीन पाकिस्तान के लिए आ रहा है, चीन और पाकिस्तान आपस में मिल करके एक रोड, जिसको क्या कहते हैं, OBR, वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर। तो एक तो ये बन ही रहा है वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर, साथ ही साथ ये एक और गलियारा बना रहा है जिससे कहीं ना कहीं चीन जो है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये सड़क ले जाना चाहता है, जिसपे भारत की आपत्ति है।
भारत ये कहना चाहता है कि पीओके से क्यों लेके जा रहे हो, पीओके तो हमारा है, चीन ने उसे, पाकिस्तान ने उसे गलती से जानबूझकर हड़प लिया और इसीलिए चीन को मैं आगाह करता हूं कि वहां से वो सड़क ना ले जाए। तो ये भी एक रीजन है। अब देखते हैं रिश्तों में कड़वाहट का दौर खत्म होता है और किस तरीके से मधुरता आता है। तो भारत एक लंबे समय तक चीन से अपना संबंध विकसित कर लेता है। 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन यात्रा किया जाता है। 1962 से 1988 तक बिल्कुल रिलेशन बंद था, कुछ भी नहीं, भारत चीन का बिल्कुल रिलेशन बंद था। फिर 1999 में भारत चीन व्यापार में 30% की वृद्धि हुई। 2017 में 84 अरब डॉलर। अभी हम हाल फिलहाल देखते हैं परिवहन और संचार मार्ग में वृद्धि हुई है। चीन के शी जिनपिंग भारत आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी चीन गए हैं, है ना। अब बात करें एमसीक्यू की। हाँ मेरे बच्चों, एमसीक्यू के लिए जगह तो बचा नहीं है, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लव यू ऑल।